गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एन हार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल, या हम कह सकते हैं एन हार्मोनिक वाइब्रेशन। तो हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि जो सभी अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, उनके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होती है और वो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हार्मोनिक ओसिलेटर जो है हुक्स के नियम का वास्तव में पालन करता हो। लेकिन जो है प्रयोगों में ये देखने को मिला है कि अणु के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल जो है समानुपाती न होकर वास्तव में यह कम होता चला जाता है और अनंत प्रसार में यह शून्य हो जाता है। तो ये देखा गया है कि निम्न कंपन ऊर्जा स्तर जो होते हैं, या हम बोलते हैं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, उनमें तो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल लागू होते हैं, जबकि जैसे जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इसमें डिपार्चर प्रारंभ हो जाता है। तो हार्मोनिक ओसिलेटर का जो नियम है वो लागू नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एन हार्मोनिसिटी, या बोलेंगे एन हार्मोनिक हो जाते हैं। तो हार्मोनिक ओसिलेटर में दो ऊर्जा स्तरों के मध्य समान दूरी होती है, जबकि एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या पता चला कि जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी इक्वली स्पेस्ड नहीं होती, बल्कि दूरी कम होती चली जाती है। तो इन कारणों से एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अर्थात v का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो है साम्य बंध लंबाई से विस्थापन बढ़ता चला जाता है, अर्थात अधिकतम विस्थापन पर ये बंध जो है वो इलास्टिक नहीं होते हैं। इसलिए अधिक जो वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या पर हार्मोनिक वाइब्रेशनल एनर्जी के मान में डेविएशन आना चालू हो जाता है। तो 1929 में पीएम मोर्स ने ऊर्जा स्तर के लिए एक व्यंजक दिया जिसे हम मोर्स पोटेंशियल कहते हैं, और वो व्यंजक क्या है, वो है कि v बराबर डी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल b ब्रैकेट में r इक्विलिब्रियम माइनस r का होल स्क्वायर, जहाँ पर b जो है एक विशेष अणु का स्थिरांक है और d जो है डिसोसिएशन एनर्जी है, और b का क्या मान होता है, रूट में k/2d, जहाँ पर k क्या है, k है आपके यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट, और r है यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड r eq है आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। तो श्रोडिंजर समीकरण को अगर हम एक एन हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए सॉल्व करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी का मान क्या निकल के आता है, वाइब्रेशनल एनर्जी का मान निकल के आता है आपके ईवी बराबर v प्लस हाफ न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट v प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पर जो है आपके न्यू ई और न्यू ई बार क्या है, यहाँ पर न्यू ई तो है आपके इक्विलिब्रियम ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी, और न्यू ई बार है इक्विलिब्रियम ओसिलेशन वेव नंबर, और ए है यहाँ पे आपके एन हार्मोनिक कांस्टेंट, और इसका मान जो है बहुत कम होता है, 10⁻⁻2 के ऑर्डर का होता है। v बराबर क्या है, यहाँ पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिनका मान 0, 1, 2, 3 होता है। ठीक है। अब जो है समीकरण 45 की अगर हम 40 से तुलना करें तो EV बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस हाफ एच न्यू नोट। ठीक है। जहाँ पर न्यू नोट किसके बराबर है, न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस v प्लस हाफ के। ठीक है। यानी कि इस व्यंजक से हमें क्या पता चला कि एन हार्मोनिक ओसिलेटर जो है उस ओसिलेटर के समान होता है जिसकी ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी न्यू का मान जो है वो v का मान बढ़ने पर लगातार घटती चली जाती है। ठीक है। अब है आपके एन हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए एनर्जी लेवल। तो एन हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए विभिन्न एनर्जी लेवल निम्न प्रकार है। तो v बराबर 0, यानी कि जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान 0 है तब E0 बराबर क्या है, जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं एन हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए, हाफ न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। जब v बराबर 1 होगा तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस 3/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान 2 रखा जाएगा तब E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 न्यू ई बार
ब्रैकेट में 1 माइनस 5/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से V3 V4 एंड सो ऑन रखते हम मान निकालते चले जाएंगे, ठीक है, एनर्जी लेवल्स के लिए। अब है आपके सिलेक्शन रूल फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में जो है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए क्या सिलेक्शन रूल फॉलो होंगे, यानी कि डेल्टा वी बराबर +-1 +-2 +-3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन के लिए वी के मान में परिवर्तन एक से अधिक पॉसिबल है, ठीक है। तो संक्रमण जिनमें डेल्टा वी का मान जो है यानी कि वी के मान में परिवर्तन एक से अधिक है, इसकी संभावना क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिर्फ जो है निम्नतम कंपन स्तर या हम बोलेंगे लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ही परमाणु होते हैं, जिसके लिए V बराबर क्या होता है 0। इसलिए अधिकतम संक्रमण कहाँ से चालू होते हैं, V बराबर 0 से ही ओरिजिनेट होते हैं, प्रारंभ होते हैं, चालू होते हैं, ठीक है। यानी कि विभिन्न संभावित जो संक्रमण है तथा उनके संगत ऊर्जा परिवर्तन की जो गणना है वो हम निम्न समीकरण के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो वो क्या है, डेल्टा EV बराबर V डैश प्लस हाफ एच न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस V डैश प्लस हाफ ब्रैकेट बंद A माइनस V डबल डैश प्लस हाफ एच न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस V डबल डैश प्लस हाफ A, डेल्टा V बराबर +1, यानी कि V बराबर 0 से V बराबर 1 में ट्रांजिशन होगा और इस ट्रांजिशन से जो बैंड मिलेगा जिसे हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड, और इस प्रकार के वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशंस, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा EV बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2A, या सेंटीमीटर इनवर्स में हम बोलेंगे न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस 2A, ठीक है। इसी प्रकार से डेल्टा V बराबर +2, यानी कि V बराबर 0 से V बराबर 2 में ट्रांजिशन होगा, तो एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे, 2 न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस 3A, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे सेंटीमीटर इनवर्स में 2 न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस 3A सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार से डेल्टा V बराबर +3, यानी कि V बराबर 0 से V बराबर 3 में ट्रांजिशन होगा, तो एनर्जी में चेंजेस होंगे, डेल्टा EV बराबर 3 न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस 4A। लेकिन जब हम सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे, 3 न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस 4A सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार से डेल्टा V बराबर +1, यानी कि V बराबर 1 से V बराबर 2 में अगर ट्रांजिशन होंगे तो एनर्जी चेंजेस क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, एच न्यू ई ब्रैकेट में 1 माइनस 4A, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में न्यू ई बार 1 माइनस 4A सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि प्रत्येक अलग अलग जो है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है वो सेपरेट लाइन बनाता है। V बराबर 0 से V बराबर 1 ट्रांजिशन में जो लाइन बनती है वो रूम टेम्परेचर पर बनती है और ये काफ़ी इंटेंस लाइन होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन या फंडामेंटल बैंड। जबकि V बराबर 0 से V बराबर 2 की इंटेंसिटी कम होती है, इसे हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। V बराबर 0 से V बराबर 3 में जो ट्रांजिशन होता है इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो जाती है, इसलिए इसे सेकेंड ओवरटोन कहा जाता है। इसी प्रकार जो है V बराबर 0 से V बराबर 4 की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है और इसे हम थर्ड ओवरटोन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है यानी कि जैसे जैसे ट्रांजिशन में V का मान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ओवरटोन की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। यानी कि हम बोलेंगे कि देखा गया है कि कमरे के टेम्परेचर पर जो अधिकतम आपके परमाणु हैं वो V बराबर 0 में होते हैं, यानी कि लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होते हैं। अतः अधिकांश जो वाइब्रेशन होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, वो V बराबर 0 एनर्जी लेवल से ही चालू होते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है अणु या परमाणु आपके लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर के अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान क्या है, 1। तो इस स्थिति में अब ट्रांजिशन जो है वो V बराबर 0 से V बराबर 1, 2, 3 के बजाय V बराबर 1 से V बराबर 2, 3, 4 में होता है, ठीक है। तो यानी कि V बराबर 1 से V बराबर 2 में ट्रांजिशन के लिए
जो आपको लाइन मिलती है, स्पेक्ट्रम लाइन बनती है, उसे अपन हॉट बैंड कहते हैं। और जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है, यानी कि हम बोलेंगे कि हॉट बैंड जो है वो आपको हाई टेम्परेचर पर ही प्राप्त होगा। अब है आपके वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन में अणु जो है बिना एक दूसरे पर निर्भर किए वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस जो है स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो हमने ये माना कि अणु जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अर्थात जो है इसमें एनहार्मोनिसिटी जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, अर्थात अणु की जो है वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो मोशंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मुक्त रूप से ये गतियाँ होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, या हम बोलेंगे आपके वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो रोटेशनल एनर्जी से ज़्यादा होती है। इनकी इस प्रकार जो है वाइब्रेशनल और रोटेशनल के कारण जो कुल आपके मॉलिक्यूलर एनर्जी का मान है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी, बी जे प्लस वन प्लस न्यू ई बार ब्रैकेट में वी प्लस हाफ सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से एक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी बी जे प्लस वन प्लस न्यू ई बार ब्रैकेट में वी प्लस हाफ वन माइनस वी प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जहाँ पर जे जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। इसी प्रकार से वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान भी 0, 1, 2 हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि एक ही कंपन स्तर की जो कुल ऊर्जा है वो उसकी रोटेशनल ऊर्जा पर निर्भर करते हुए अलग अलग होती है, क्योंकि अपन जो है वी का मान अगर जो है 1 रख दें, लेकिन जैसे जैसे हम जे का मान बदलते चले जाएंगे तो एक ही कंपन स्तर के लिए ऊर्जा के मान अलग अलग प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, अब है आपके सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इसके संक्रमण के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा वी बराबर +-1 या +-2 और डेल्टा जे बराबर क्या होना चाहिए, +-1। डेल्टा जे बराबर क्या होता है, नॉट अलाउड। ठीक है, अब जो है हम बोलेंगे कि वाइब्रेशनल चेंज हो रहे हैं तो उसमें रोटेशनल चेंज भी होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब है आपके संक्रमण ऊर्जा के लिए व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन एनर्जीज। ठीक है, तो अब हम मान रहे हैं कि वी डबल डैश और जे डबल डैश जो है वो लोअर एनर्जी लेवल्स है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और वी डैश एंड जे डैश जो है वो अपर एनर्जी लेवल्स है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों में अंतर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई बराबर बी जे डैश ब्रैकेट में जे डैश +1 माइनस बी जे डबल डैश ब्रैकेट में जे डबल डैश +1 प्लस वी डैश प्लस हाफ न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस वी डैश प्लस हाफ ए माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ ए। ठीक है, यानी कि v बराबर 0 से v बराबर 1 में ट्रांजिशन से प्राप्त स्पेक्ट्रम में 2 शाखाएं होती है। तो सिलेक्शन रूल जब डेल्टा जे बराबर -1 फॉलो होता है, यानी कि ट्रांजिशन जो है वो जे से j-1 में हो रहा है, तो इससे ट्रांजिशन से प्राप्त ब्रांच को हम बोलेंगे p ब्रांच। और अगर सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है डेल्टा जे बराबर +1, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है जे से j+1 में, तो इस प्रकार से प्राप्त ब्रांच को हम बोलेंगे r ब्रांच। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है डेल्टा जे बराबर 0 नॉट अलाउड ट्रांजिशन से अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, अर्थात न्यू बराबर न्यू 0 पर कोई भी रेखा प्राप्त नहीं होती है, इसे हम क्यू लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें स्पेक्ट्रम में दोनों तरफ समान दूरी की रेखाएं प्राप्त होती है, यानी कि पी ब्रांच और जो आपके है आर ब्रांच वो लाइनें बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड होती है। 2 क्रमागत लाइनों के बीच की दूरी होती है आपके 2b सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि फर्स्ट जो पी लाइन है एंड जो फर्स्ट आर लाइन है उनके बीच की दूरी है आपके 4b सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि हम बोले कि ये देखा गया है कि अणु के कंपन जो है यानी कि वाइब्रेशन जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम में केवल एक रेखा ही नहीं होती है बल्कि कई लाइनें होती है। ठीक है, यानी कि एक
कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य ट्रांजिशन से क्या क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती है, और ये रेखाएं जो है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनाती है। अगर हम कम रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से देखें तो रेखाएं जो है एक चौड़ी रेखा की भांति हमें दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। क्यों? क्योंकि हम बात करें कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से जैसे v बराबर 0 से v बराबर 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब v बराबर 0 वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत संख्या में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, इसी प्रकार से v बराबर 1 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में भी बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के जो अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जब ट्रांजिशंस होंगे तो अपन को क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलेंगी, और कम रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ये बैंड के जैसे दिखाई देगी, जिसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। ओके।